अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज हम एक दफ़ा फिर अपने मौज़ूआत के साथ पे आपके सामने हाजिर हैं, अपने सवालात के साथ भी। कल जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो इस वक्त सियासी तौर पर हलचल हो रही है और जो सियासी तौर पर इस वक्त मंजरनामा बहुत तेज़ी से तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, इस हवाले से बहुत सारे बयानिए भी फिर सामने आ रहे हैं, एक तरफ हुकूमत का, एक तरफ अपोजिशन का, और उसके साथ दीगर भी जो इत्तेहादी हैं, ख्वाह वो हुकूमत के हों या अपोजिशन के हों, उनके भी उसी तरह से बयानिए हमारे सामने हैं। तो कल जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि अब ये मामला कुछ दिनों तक इसी तरह से लास्ट करेगा, यकीनन करेगा, और हम तमाम की गुफ्तगू में ख़ास तौर पर उसका जो इम्पैक्ट है या जो असर है वो लगता है कि कुछ हफ्तों तक अब चलता हुआ आगे नजर आएगा। लेकिन खैर, कुछ सब्सटेंशियल होता हुआ नजर आता है या नहीं आता, ये तो वक्त ही बताएगा। पहले सवाल मुलाहिजा कीजिए, फिर वापस आते हैं। जी नाजरीन, कल की गूंज आज भी जारी है और आज भी नजर आ रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने जब उनकी अबूरी जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद किया, कमरा अदालत से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मरतबा उनको खैर लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत मिल चुकी है। लेकिन अब ये बात है कि बयानिए बड़े वाज़े तौर पर, फौरी तौर पर जो एक सियासी मंजरनामे पे हैं वो हमें रोनमा होते हुए भी नजर आए, और उनमें कुछ हद तक मोर और लेस कोई तब्दीलियां भी कुछ बयानियों में नजर आई हैं, कुछ हद तक टू एन एक्सटेंट, और कहीं पर एक कॉन्स्टेंसी भी नजर आई है। खैर, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, फौरी तौर पर इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हुकूमती वुज़रा की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, और साथ साथ जो अपोजिशन है उनकी तरफ से भी, बिलखुसूस मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस फौरी इसके बाद नजर आई। अब ये है कि नाजरीन, एहतसाब अदालत से 14 रोज़ा रिमांड तो मिल चुका है, फौरी तौर पर उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ गई। काफ़ी जमे गफीर था नून लीग के कारकुनान का जब ये गिरफ्तारी अमल में आ रही थी, और फौरी तौर पर उसके बाद जो है वो प्रेस टॉक्स करके बताया गया कि असल में ये केस प्राइम मकसद नहीं है, मकासद इसके पीछे कुछ और हैं, सियासी हैं, और हुकूमत की तरफ से विक्टिमाइजेशन की जा रही है। ये अपोजिशन का मौक़िफ़ एक दफ़ा फिर से जो हमने से पहले भी सुना है वो सामने आया। साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के नाज़रीन इंतखाबात को भी इससे अटैच किया गया। याद रहे कि जो आउट गोइंग हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में, वो तो नून लीग की है जो गुज़िश्ता इलेक्शंस में जीते थे, लेकिन अब क्यों आया इसको इस खुसूस इंतखाबात से भी अटैच किया जा रहा है। और याद रहे कि जो पार्लियामेंटेरियंस की अस्करी क़यादत से मुलाकात थी वो भी क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस और वहाँ उसके अलहदा सूबा बनाने के हवाले से थी, तो ये तमाम चीज़ें भी हमारे सामने हैं। और जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो भी बड़ा वाज़े तौर पर सामने आया है। हुकूमत का इस पूरे मामले पर यही मौक़िफ़ है कि सिवा अपने केस के, यानी कि आमदन से ज़ायद असासाजात का जो केस है जनाब शहबाज शरीफ और उनकी पूरी फैमिली पर, उनके साहबजादे अभी भी पेश नहीं हो रहे हैं, और कोर्ट्स में उनकी बार बार उनके हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं, नैब उनके हवाले से बार बार सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनके दूसरे साहबजादे अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली के हमजा शहबाज साहब अभी भी कस्टडी में मौजूद हैं। और नून लीग का उनके हवाले से ये बयानिया है, वो कहते हैं उनको कोरोना वायरस हो गया है, लेकिन हुकूमत बार बार इस बात का इसरार करती भी नजर आती है कि इस खुसूस केस के हवाले से, इसके क्रेडेंशियल्स के बारे में बार बार सवाल को अवॉइड किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से और शरीफ फैमिली की तरफ से भी। और मोर और लेस ये जो केस है, अगर इसको हम देखेंगे इसके हवाले से जो प्राइमरीली बात करें तो काफ़ी मिलता जुलता है, मुमासलत रखता है जनाब नवाज शरीफ के जो पैनामा रेफरेंसेस थे उन पे उनसे, क्योंकि सोर्स जो है वो पूछी जा रही है। खैर, ये सवाल जो है वो टेबल करते हैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ, और फिर दीगर भी इस हवाले से जो मौज़ूआत हैं, क्योंकि अब अपोजिशन की बाकायदा बैठक भी होने जा रही है 11 अक्टूबर को, वो हमारा दूसरा सवाल होगा जो हम टेबल करेंगे। पहले सवाल की तरफ भी आते हैं इन्हीं तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। सबसे पहले चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं, PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं, स्टॉलवर्ट हैं आप PMLN के, और इन तमाम अमूर पे अपनी जमात का और अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है ऑन बोर्ड रखेंगे। वेलकम चौधरी साहब। अहमद जवाद साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो हुकूमत के पर्सपेक्टिव्स हैं या नैरेटिव्स हैं उनके हवाले से हमें मज़ीद हमारी रहनुमाई करेंगे। थैंक यू अहमद साहब आपकी मौजूदगी और तशरीफ़ आवरी के लिए। मोहसिन बेग साहब नाजरीन सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, और दोनों सियासी जो बयानिए हैं वो सुन के फिर मोहसिन साहब अपना
तज्जिया इन तमाम अमूर पे पेश करेंगे। वेलकम जी मोहसिन साहब, खुश आमदीद आपको भी। चौधरी साहब, आपसे आगाज करते हैं सवाल, क्योंकि आपके जमात से ताल्लुक रखता हुआ है। बताइएगा, बार बार ये सवाल क्यों एस्केप किया जा रहा है? चलें ठीक है, आप गवर्नेंस के हवाले से भी बात करें, आप हुकूमत को अपोजिशन करना आपका हक है, आप अपोजिशन ही हैं, और पीटीआई ने भी आपको अपोजिशन दी थी जब आप हुकूमत थे। लेकिन ये क्या वजह है कि इटसेल्फ जो केस के क्रेडेंशियल्स हैं उनके ऊपर चुप्पी साधी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल होना यह था कि क्या सियासतदान आमदन से जायद असासों में अवाम को जवाबदेह हैं। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करूँगा, सिर्फ सियासतदान नहीं, जो हुकूमत पाकिस्तान से, जो सरकार से, जो ख़जाने से तनख्वाह लेते हैं, जिन्हें तनख्वाहदार मुलाजिम कहा जाता है, और वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है, हर मुल्क के अंदर होती है, कि वो रियासती, हकूमती और महकमों के ओहदों पे होते हैं और हुकूमत के लिए और रियासत के लिए काम करते हैं। इसी तरह अगर आप आम आदमी की बात करें तो बिल्कुल इस्लामी, इखलाकी, दुनियावी हर नुक्ता निगाह से हर आदमी, मुझे आम आदमी की हैसियत से भी पूछा जा सकता है कि मेरे ज़राए आमदन क्या हैं और मैं जवाबदेह हूँ और जवाब देना चाहिए। हम मिसालें देते हैं, मैं भी दूंगा, दूसरा भी देगा, लेकिन जब बारी आती है अपनी तो फिर उससे भागते हैं। आपने ये कहा कि ऑपोजिशन से जब सवाल करते हैं तो ये जवाब नहीं देती, तो मैं कहूँगा सिर्फ हम जवाब नहीं देते बल्कि अदालती फैसले भी जवाब देते हैं। मियां नवाज शरीफ के बारे में हो तो कहा गया कि जी कहीं कोई करप्शन नज़र नहीं आई, ये अदालती फैसले में लिखा था, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी नज़ीर नहीं। किस फैसले में लिखा था? ये एहतसाब अदालत के जज ने लिखा था मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में कि कहीं किसी मामले में करप्शन सामने या करप्शन का पैसा नहीं आया। उनको दो पैनामा रेफरेंसेस में से किसी पैनामा, एवनफील्ड और फ्लैगशिप में बरी हुए थे नवाज। जी बिल्कुल, और उनमें जो सजा दी गई जिन दो बुनियादों पे, एक अकामे पे, पनामा में से अकामा निकला कि अकामा आपका जुर्म है। वो जो 10 जिल्दें थीं, 10 वॉल्यूम थे, वो जो हीरे इकट्ठे हुए थे, वो कोई ऐसी चीज़, कोई एलिगेशन साबित नहीं कर सके। दूसरी सजा दी गई कि आपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी, नहीं ली, तो ब्लैक लॉ, काला कानून, वो ये कहता है कि आपके वो असासा जात थे, आपने वो जाहिर करने थे, लिखने थे। ये दो सजाएं हैं जो मियां नवाज शरीफ को हैं। अब आगे आ जाइए आशियाना हाउसिंग का, आप लाहौर मेट्रो का आ जाएं, आप आ जाएं कामरान माइकल साहब को, वहाँ हाउसिंग सोसाइटी जो केपीटी थी कि उसके अंदर जो है वो जेल में साल रखा। आप ख्वाजा साद रफीक साहब की बात कर लें, आप जो है शाहिद खाकान साहब की LNG टर्मिनल केस की बात कर लें। हाँ, आप कल उनको और में बुलाया गया। आप एहसन इकबाल साहब की, जिसमें 5 अरब का कहा कि करप्शन की गई है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो पूरा मंसूबा 2.5 अरब का था। तो एक तो वो चीजें हैं जो वज़रा बैठ के बयानात देते हैं और कागज लहराते हैं, एक वो हैं जो अदालती फैसले हैं। अदालती फैसले ये कहते हैं कि नैब जस्टिफाई नहीं है इन मामलात में, और उन्होंने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया वो दुरुस्त नहीं है। अभी कल की आखिरी बात आ जाए तो कल भी नैब ने रेफरेंस तैयार कर लिया, तफ्तीश कर ली, ना शहबाज शरीफ साहब किसी पेशी से गैर हाजिर हुए, ना जो उन्होंने कागजात मांगे वो दिए। इसके बावजूद ये था कि नहीं जी हमने रखना ही रखना है, ठीक है रख लीजिए। आहद चीमा साहब को आपने रखा 2 साल के करीब, 2.5 साल, और आप चाहते थे कि वादा गवाह बनेंगे, और बहुत सारे लोगों ने ये बात की भी, लेकिन बिल आखिर उनके खिलाफ वो केस बंद कर दिया। जवाब तो आपका यही है कि आपका ख्याल है कि जवाबदेह तो हैं, हम बिल्कुल जवाबदेह हैं। इतना बता दें चौधरी साहब, ताकि मैं अहमद साहब की तरफ बढ़ूं, क्योंकि वक्त मेरे पास वही टाइम हमारा इंटरेक्शन है। सिर्फ इतना फरमा दें मुख्तसरन कि जो अदालती फैसलों की आप बात कर रहे हैं वो आप कहते हैं कि बिल्कुल मुतजाद हैं जो हकायक हैं उनसे, तो ये भी तो अदालती फैसला था ना। आला तरीन अदालत ने जो डिस्क्वालिफिकेशन का था, जिसके बारे में आपने भी रोशनी जिस पे डाली है जनाब नवाज शरीफ का, वो भी तो अदालती फैसला था। ये क्यों बात है कि सिर्फ जो अच्छे फैसले आपके हक के हैं सिर्फ वो एक्सेप्टेबल हैं, दीगर अदालती फैसले नहीं? जो नाहली का फैसला था उसे नहीं एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया, नाहल हुए, हुकूमत गई, वजारत उस्मा गई, क्रेडेंशियल्स तो माने ना सर, तो उसके ऊपर बात तो करने का हक है ना मुझे। किसी भी फैसले के ऊपर मैंने जज के कंडक्ट के ऊपर बात नहीं की, मैंने अदालत के कंडक्ट के ऊपर बात नहीं की। मैंने तो ये कहा है कि वो जो 10 वॉल्यूम कहा करते थे, वो जो बहुत कुछ दिखाना चाहते थे कौम को, उसे पनामा में कुछ नहीं मिला। और फिर ये भी मैं कहने में हक बजाने हूं कि वो 400 लोगों की फहरिस्त थी, बिजनेस के कारोबारी लोग भी थे, उसमें सरकारी मुलाजिम, रिटायर्ड और हाजिर भी थे, लेकिन ट्रायल एक नवाज शरीफ का हुआ।
तो मुझे अपने अदालती निज़ाम से पूछना है, क्योंकि अदालती निज़ाम को मैं तनख्वाह देता हूँ, पाकिस्तानी रियासत का बाशिंदा मेरे टैक्स से जाती है सही है, कि fair भाई enough। आप 400 बंदों में से एक आदमी का ट्रायल करते यानी हैं। आपने माना तो है, बाकी तस्लीम किया है, लेकिन ये आपका जो तज्जिया है या तबसरा है वो इस हवाले से है, इन खुसूस फैसलों के हवाले से है जो बात करी जा रही है। अहमद साहब, अच्छा ये बात तो है वैसे कि जो इटसेल्फ लिस्ट थी पनामा की, उसमें बहुत सारे नाम थे, और सर जब ये कोर्ट आप भी लेकर गए थे, आपने भी रुख किया था कोर्ट का, अदालत का, उस वक्त भी ये बात की जा रही थी कि जी शुरुआत हो इसकी हाईएस्ट ऑफिस बेरर से, यानी उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ से, फिर उसके बाद जो दीगर भी नाम है इसमें उनका भी एहतसाब हो, और सियासतदान यकीनन एहतसाब या जो अपने असासे हैं वो बिल्कुल, एटलीस्ट जो अभी जो नैब का लॉ है वो तो ये उनको बिल्कुल ये कहता है और उनको ऑब्लाइज भी करता है, सियासतदानों को उनको पाबंद भी करता है कि वो ना सिर्फ अपने बल्कि अपने रिश्तेदारों के भी असासों को एक्सप्लेन करें। सो फार जो नैब का लॉ है वो ना देखें, अभी तक की जो डिस्कशन हुई है उसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट जो है उसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखें, सबसे पहली बात जो चौधरी साहब ने कही कि एहतसाब जो है और इनकम बियॉन्ड मींस जो है वो सिर्फ सियासतदानों का नहीं बल्कि सबका होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान के तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, पाकिस्तान के तमाम सियासतदान और इसके अलावा वो बिजनेसमैन भी कि जिन्होंने काले धन से या नाजायज़ कब्ज़ों से या नाजायज़ तरीके से दौलत इकट्ठी की है, तो बिला इम्तियाज़ एहतसाब इसके ऊपर तो कंप्लीट एग्रीमेंट है कि सबका होना चाहिए और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी जो चीज़ चौधरी साहब ने कही कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। अब यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करूँगा कि अदालत के फैसले जो हैं उनकी डिस्कशन एटलीस्ट मैं तो किसी टॉक शो में बैठ के नहीं करूँगा कि उसमें क्या साबित हुआ क्या नहीं साबित हुआ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि उस अदालत के फैसले के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ को 7 साल कैद हुई, जिसका मतलब ये है कि उस फैसले की रूह से वो एक कन्विक्टेड हैं और कन्विक्टेड की कोई और डेफिनेशन, कोई और इंटरप्रिटेशन, कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं होती। आप उसको उसके बाद आप उसको किसी और रेफरेंस से उसको एक्सप्लेन करना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, आप जरूर करें, लेकिन अदालत जब एक मुल्जिम को मुजरिम करार देती है और उसको जेल में भेज देती है तो वो मुजरिम है, वो मुल्जिम नहीं अब रहा, उसके ऊपर जुर्म साबित हो गया। उसके ऊपर हो सकता है बहुत सारे जराइम हो, कुछ साबित हो सके कुछ नहीं हो सके, या कुछ जो हैं वो अदालतों में केसेस चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जहां तक मियां शहबाज शरीफ के गिरफ्तार होने का ताल्लुक है, सबको पता है इस बात का कि उन्होंने अपनी जमानत जो है वो खुद वापस ली और इसका मकसद मुझे तो और कोई समझ नहीं आता, लेकिन सिवाय इसके कि जो एक हुकूमत के खिलाफ जो एक तहरीक चलाने की एक जो प्लान बनाया गया, अब ये सारी चीज़ें उसके साथ टाइमिंग उसकी की जा रही है कि जिसमें ये प्लान किया गया कि वो जो है ना जमानत अपनी वापस लें, गिरफ्तार हों, उसके बाद उसको एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। सर वो भी तो यही कह रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि टाइमिंग मैच हो रही है, असल में वो तहरीक चला रहे हैं, वो एपीसी कर रहे हैं, इसी वजह से ये गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं एकदम। नहीं देखें, गिरफ्तारियां तो एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ साहब ने जमानत की दरखास्त दी थी, वो वापस ना लेते तो गिरफ्तार ना होते वो। हाँ। वो तो उन्होंने खुद वापस ली ना। ये टाइम देखें, ये जमानत की टाइमिंग तो ना तो पीटीआई ने तय की ना किसी अदालत ने तय की, इसकी टाइमिंग तो मियां शहबाज शरीफ ने खुद की ना कि मैं अपनी जमानत वापस ले रहा हूं। और उसका मतलब क्या है कि आप अदालत में अंडर इन्वेस्टिगेशन है और मैं जाके अपनी जमानत जो है उसकी दरखास्त वापस ले लूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं अपना जो गार्ड है उसको अनकवर कर रहा हूं। मैं खुद चाह रहा हूं कि आप मुझे गिरफ्तार करें। अब उस गिरफ्तारी का मकसद, तो पहले की बात हुई ना, वो तो उस गिरफ्तारी के बाद जो है, उसके बाद जो अगले दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, उस प्रेस लाहौर हाई कोर्ट में तो उन्होंने अपनी वाकई उबूरी जमानत की दरख्वास्त वो कंटेस्ट भी की है, लेने भी गए हैं, 3 मरतबा मिली भी थी उनको। जी, अभी उन्होंने वापस ले ली और उसके बाद गिरफ्तारी होगी। मैं इसको थोड़ा कंक्लूड कर देता हूं। अब आ जाते हैं कि पीडीएम ने जो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मैसेज देने की कोशिश की, देखें इसको उन्होंने एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का रंग देने यकायक, अगर आप इसमें देख लें पिछले 5-6 महीने में, तो आपको मरियम नवाज की तरफ से कोई स्टेटमेंट आपको ऐसी नजर नहीं आएगी, एक खामोशी आपको नजर आएगी। लेकिन जब एहतसाब का जो शिकंजा है
उसको वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इंजाम की तरफ जाने लगता है और वो उसमें आते हैं जब उस एहतसाब में, तो फिर जो है एक इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बना के फिर उसको जस्टिफाई किया जाता है कि पीडीएम एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाने की। देखें, पाकिस्तान में जमहूरियत इस वक्त राइज है। पाकिस्तान में उसी तरह से इलेक्शन हुए जैसे 2008 में हुए, बल्कि अगर कोई इलेक्शन अगर कंट्रोवर्शियल है तो वो 2013 के हैं जो कि पाकिस्तान की हर अदालत में गए। 2018 के जो इलेक्शंस हैं उसके बारे में तो कोई क्वेश्चन मार्क किसी अदालत में है नहीं। अच्छा। तो एक जमहूरी हुकूमत यहाँ पे काम कर रही है, जमहूरियत के मुताबिक तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं, तो जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। क्योंकि वक्त बिल्कुल वो एंड हो गया है, मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैं शुरू में आपका सवाल के जवाब तो आपने दे दिया है कि बिल्कुल जवाब दे तो हैं, सिर्फ इतना मुख्तसरन बता दें बिफोर आई गो टू मोहसिन साहब कि आप उतने अग्रेसिवली क्यों परस्यू नहीं करते उन दीगर नामों को जो कि पैनमा में थे? मुख्तसरन, एज ब्रीफ एज पॉसिबल प्लीज। देखें, हमारी तरफ से तो जो भी एहतसाब है, जैसे मैंने कहा है कि बिला इम्तियाज एहतसाब होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई नहीं। लेकिन एक चीज का आपको अपने जहन में और अवाम को भी इस चीज का पता है कि अगर हमने इस मुल्क में करप्शन का सुराग लगाना है, इस मुल्क के अदारों की तबाही का सुराग लगाना है, तो वो ये देखना है कि हुकूमत किन खानदानों के पास रही। वो सिर्फ 2 खानदान हैं जिन्होंने पिछले 30 साल में मुशर्रफ के अलावा जो इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे हैं, वो एक भुट्टो खानदान है, एक जरदारी खानदान है, और एक देखें जिसकी हुकूमत होती है जिस खानदान की, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेंटर में है, पंजाब में चीफ मिनिस्टर है, रिश्तेदार जो हैं, बच्चे सब जो हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो एहतसाब उन्हीं का होगा ना। एहतसाब आम आदमी का तो नहीं जाके होगा, जो उसके जिम्मेदार थे उनका एहतसाब होगा। तो इसमें एतराज अली क्या बात है? राइट। मोहसिन साहब, आप बताइएगा, व्हाट्स योर व्यू? सियासतदान तो यकीनन बरी ज़िम्मा नहीं है एहतसाब के अमल से, और जो भी एसेट्स हैं, ख्वाह वो अपने हों या रिलेटिव्स के भी हों, मौजूदा जो नैब का कानून है यकीनन उसको चेंज करने और अमेंड करने के हवाले से भी यही गवर्नमेंट और अपोजिशन साथ भी बैठ चुके हैं इससे पहले। लेकिन बात यह है कि अभी जो एट प्रेजेंट स्टेट है वो तो नैब का कानून यही कहता है कि आपने रिलेटिव्स की भी जो वेल्थ है उसको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू मोना, मैंने दोनों दोस्तों की बात सुनी है। बेसिकली अगर तो नैब के लॉ को देखा जाए और नैब अगर ये कहता है कि मैं अकॉर्डिंग टू द लॉ चलता हूं, तो आप किसी भी मुलजिम को 3 माह का रिमांड लेने के बाद 120 डेज में आप उसका रेफरेंस बना के भेज देते हैं। हाँ जी, इसमें ये भी तो नैब लॉ का हिस्सा है। करेक्ट। ड्यूरिंग बिफोर रेफरेंस तो समझ में आता है, सही सही। लेकिन जब रेफरेंस फाइल हो जाए तो उस शख्स को जमानत का हक होता है। अहमद जवाद साहब ने अभी फरमाया कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी बेल वापस ले ली। ये बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आपको जब ये समझ आ जाए, आपके लॉयर्स आपको ये मशवरा देते हैं कि बेल शायद ग्रांट ना हो, आप एप्लीकेशन वापस ले लें और आप लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, अदरवाइज आपको टाइम लगता है उस प्रोसेस में। दूसरी बात, एहतसाब सबके लिए है, नारा बहुत अच्छा है, सुनने में, देखने में, बात करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो हैरान हूं कि अगर सारे लोग जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन सब लोग देख रहे हैं कि नैब किस तरीके से एक्ट कर रहा है। इनको पहले भी पकड़ा था, बाद में पकड़ा, हमारे जो वुज़रा हैं उन्होंने आके पूरा केस भी मीडिया के सामने रख दिया। बजायर अगर आप उस केस को सुने तो लगता है कि वाकई शहबाज शरीफ साहब ने जो बैंकिंग ट्रेल है, जो टीटीज आई, जो लोग इनके मुलाजिम पकड़े हुए हैं, बजायर तो लगता है कि केस बड़ा सॉलिड है। लेकिन आया ये केस वजीर मौसूफ नहीं चलाना है या कोर्ट में चलना है? फैसला कोर्ट ऑफ लॉ में होना है या गवर्नमेंट ने करना है? ये जब आप पूरा तासर देते हैं, देखिए अहमद जवाद साहब उनकी पीटीआई में से हैं। अहमद जवाद साहब अगर कोई बात करेंगे तो मैं उसको ज्यादा फोकियत इसलिए दूंगा कि गवर्नमेंट में नहीं है। जब वजीर आके बात करता है तो फिर ये तासर मिलता है कि ये सारा काम, ये सारी जल्दी, ये नैब की इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, उसके पीछे फिर तासर मिलता है कि गवर्नमेंट करवा रही है। राइट। बयानात की आप बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये पूछने वाली बात है। ऐसा मिलेगा तो तभी अपोजिशन कहती है ना ये गठजोड़ है जी ये नैब का। तो मकसद ये है कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को चाहिए कि केसेस जितने भी हैं
उनका फैसला तो कोर्ट ने करना है, लेकिन आप उसके ऊपर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। अब मियां शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हुए, 2 मिनिस्टर आके बैठ गए, फिर तीसरा भी आके बैठ गया। आपको क्या जरूरत है भाई? कोर्ट में उनकी बेल खत्म हुई, नैब ने उनको अरेस्ट कर लिया, वो ड्यू कोर्स में कोर्ट में जाएंगे, रेफरेंस दाखिल हो गया। आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, सरकार को चाहिए रिलैक्स करे और ये तासर ना दे। सही है, लेट नैब डू द जॉब, का इदारे को काम करने जो है वो इल्जाम लगे। तो बेहतरीन तरीका तो ये है कि इंसाफ, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में शायद हमारी जिंदगी में मुमकिन ना हो। जिस तरीके से इंसाफ अगर देर से मिले तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो नैब को भी चाहिए कि अगर आप अपने हिसाब से अगर अपने कवानीन पे चल रहे हैं तो वो अपने कवानीन जो हैं वो मुल्जमान पे भी आयद किए। वो ये नहीं है कि सिर्फ आप ही जस्टिफाई करेंगे और मुल्जमान बेचारे धक्के खाते रहेंगे जेलों में। सही है, ठीक है, ये स्लगिश पेस नहीं होनी चाहिए एहतसाब की, ये बात तो है। स्पीडी जस्टिस के बारे में तो इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बहुत दफा कह चुका है कि स्पीडीएस्ट जस्टिस और यही एक तरीका है। लेकिन अहमद साहब, ये जो सवाल है उन्होंने जो खासतौर पे हुकूमती वज़रा के हवाले से किया है, ये आपकी तरफ लाना बड़ा जरूरी है। इसका जवाब फरमा दें कि ये फिर वाकई जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसकी वजह से एक्चुअली ये तासुर अपोजिशन कैरी करती है कि जी कोई इस किस्म की विक्टिमाइजेशन का अमल हो रहा है उनके खिलाफ। देखें, जब अपोजिशन की तरफ से, जैसे मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर देता हूँ कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि 2 मिनिस्टर्स हुकूमत की तरफ से जिन्होंने की, वो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के ऊपर नहीं थी, वो मरीम नवाज़ और एहसन इकबाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके जवाब में थी। तो जब अपोजिशन अपना एक बयानिया देती है, चाहे वो एहतसाब के ऊपर दे या हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर दे, हुकूमत की स्ट्रेटजी के ऊपर दे, तो हुकूमत के नुमाइंदे का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हुकूमती बयानिया जो है वो भी अवाम के सामने पेश करे। अच्छा, ये तो कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती कि आप अपोजिशन जो है वो हुकूमत पे तनकीद करे और हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन उठाए और हुकूमत जो है वो उसका जवाब ना दे, उसको एक्सप्लेन ना करे, उसको क्लैरिफाई ना करे। जिस तरह से अपोजिशन का ये राइट है उसी तरह से हुकूमत का ये राइट है। हाँ जी, मोहसिन साहब आप बता दें ताकि मेरा भी वैसे सवाल काउंटर सवाल ही है अहमद जवाद साहब से। जी मेरा अहमद साहब दोस्त है हमारे, मकसद ये है, मैंने कब कहा कि अगर हुकूमत पे तनकीद हो और वो जवाब ना दे, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए पीटीआई एक जमात है सियासी जिसकी गवर्नमेंट है, इसी तरह पीएमएल एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर दोनों पार्टीज के लोग एक दूसरे को जवाब दें तो कोई हर्ज नहीं है। मकसद ये है कि कल की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दोबारा अहमद जवाद साहब सुन लें। मेरा सिर्फ अर्ज ये है कि जब वो अरेस्ट होते हैं या केसेस होते हैं तो उसमें वुज़रा का काम नहीं है, वो नैब का काम है, अदालत का काम है। अगर आपकी गवर्नेंस पे क्वेश्चन हो, अपोजिशन करे, जरूर जवाब दे, मैं उसके हक में हूं। लेकिन आप जब केसेस के ऊपर इतना तबसरा करते हैं, खुदा के लिए तभी क्रिटिसिज्म जो है सही है। अब उन्होंने क्लैरिटी दे दी है मोहसिन साहब ने कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। मेरा भी वैसे बाय द वे अहमद साहब यही आपसे अर्ज था कि वो तो ठीक है गवर्नेंस रिलेटेड, लेकिन जो प्रिडिक्शन आती है उससे वो कहते हैं कि तासुर कैरी करते हैं। ये मुख्तसरन इसका बता दें फिर हम अगले मौजू मोना इसका बड़ा ही मुख्तसर और अच्छा सा जवाब देखें। इस टॉक शो में इस वक्त बैठे हुए हमारे दोस्त चौधरी साहब ने एक अदालत के फैसले का पोस्टमार्टम किया, ठीक है। आप उसके बाद मेरे से उसका जब जवाब मांगेंगी तो मैंने जो पर्सपेक्टिव जो हमारी हुकूमत की तरफ से जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्यों ना मैं पेश करूं। जब मैं पेश करूंगा तो वो आप उसको ये नहीं कह सकते कि हुकूमत जो है वो एहतसाब के अमल पे कोई कमेंट्स दे रही है। बल्कि देखें, जब आप शाम को टॉक शो सारे टीवी चैनल्स पे चलेंगे और वहां पे सवाल सिर्फ ये होगा कि ये एहतसाब जो है जिसमें अपोजिशन कहेगी कि ये एहतसाब नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि हुकूमत उसको ना, हुकूमती नुमाइंदे चाहे वो मिनिस्टर्स हों, वो जब टॉक शो में बैठेंगे तो क्या वो खामोश होकर बैठ जाएं? क्या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना दें कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, ये अदालतों का काम है, ये इस मुल्क के कानून के मुताबिक हो रहा है, नैब के कवानीन के मुताबिक हो रहा है, तो ये तो हुकूमत का फिर राइट बनता है ना कि वो इस चीज को एक्सप्लेन करे। ठीक है, दो
दो तीन फिक्रे मैं ऐड कर दूं। देखें, जो मोहसिन बेग साहब ने बात की है, मैं उसे एहतसाब के मामले में शहजाद अकबर साहब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो बकौल अहमद जवाद साहब के हमें जवाब दे रहे थे, उनके ये बाकायदा अल्फाज हैं कि शहबाज शरीफ जेल में बैठकर फैसला करेंगे कि किस तरह की सियासत करनी है। अब इसके ऊपर लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, डिबेट कर लीजिए। शेख रशीद साहब जो अपने आप को फौज का तर्जुमान कहते हैं, हुकूमत के पता नहीं है कि नहीं, फौज ने भी ऑन नहीं किया और हुकूमत भी उन्हें ऑन नहीं करेगी, वो क्या कहते हैं, वो भी यही कहते हैं झाड़ू फिरने वाला है, जेल में जाने वाला है। मतलब ये सारी जब ये बैठ के तय करेंगे, और फिर अभी देखिए कि कल ये हुआ, आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कल 10 बजे बुला लिया, ठीक है। इसी तरह उनकी प्रेडिक्शन किसी ने नहीं दी थी, चौधरी साहब नहीं दी, सब ने दी जी। शाहिद खाकान साहब, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब, और ये इसी तरह सिलसिला आगे चलेगा। और हमें पता है और हम हाजिर हैं ये सब कुछ फेस करने के लिए। तो कोई ये ऐसी बात नहीं, प्रिडिक्शन करते हैं वो जरा पहले करते हैं और नैब बाद में एक्ट करती है। सही है नाजरीन, ऐसी हवाले से अब सेकंड टॉपिक भी हमारा अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल पहले मुलाहिजा कीजिए, फिर मैं मजीद इसके हवाले से बात करते हैं। जी नाजरीन, अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद से जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस बाकायदा तश्कील दिया गया था अपोजिशन जमातों की तरफ से, तकरीबन कोई 20 जमातें अब इसका हिस्सा, और अब ये अनाउंस कर दिया गया है कि अक्टूबर 11 को, क्योंकि डेट्स अमूमन बड़ी ताखीर से आती हैं अपोजिशन अलायंस की तरफ से, अब अक्टूबर 11 की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है कोयटा में कि जो है वो इसकी PDM की रखी जाएगी। ऐसे में नाजरीन, APC के फैसलों पर मनोअन अमल दरामद होगा। अपोजिशन तो ये बात इसरार करती हुई मुसलसल नजर आ रही है कि जो फैसले किए गए हैं, लास्ट लेटेस्ट जो APC थी, उसमें तमाम फैसलों पर उसी तरह से अमल दरामद होगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का ये पर्सपेक्टिव आ रहा है और वो भी उसका ये जवाब दे रहे हैं कि अगर आपने करना है, अगर आपने वाकई इस चीज को हकीकी तौर पे आगे बढ़ाना है तो आप इस्तीफे दें, हम इलेक्शंस भी करवाने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन की जो स्ट्रेटजी है वो एहतजाजों पर भी मबनी है, रैलीज पर और राब्तों पर भी मबनी है। ये तमाम चीजें कहा गया है कि की जाएंगी, और इस्लामाबाद का कहा गया है कि जी मार्च भी किया जाएगा जनवरी 2021 यानी कि अगले साल तक। तो है तो काफी, इसमें काफी माह पड़े हैं। लेकिन खैर, अब बात करते हैं कि दो जो बड़ी जमातें हैं यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उस तरह से इंडोर्स नहीं किया, खास तौर पे बिलखुसूस जनाब नवाज शरीफ की APC में होने वाली तकरीर को, उस तरह से इंडोर्समेंट पीपल्स पार्टी की तरफ से उस खुसूस तकरीर को तो नहीं मिली। लेकिन बात अब ये करेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी साथ होगी, अगर इस लेवल पर आगे बढ़ाया जा रहा है, तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है PDM की, तो क्या ये दो बड़ी जमातें, एटलीस्ट इन्हीं के हवाले से बात कर लेते हैं, ये जो इदारों के हवाले से एक नैरेटिव नवाज शरीफ साहब का है, उस हवाले से क्या पीपल्स पार्टी की इंडोर्समेंट उनको हासिल होगी या नहीं होगी, गिवन द फैक्ट कि कल मरियम नवाज साहिबा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि हर किसी के बस की बात नहीं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज, अपने हवाले से उन्होंने कहा कि जी हमारे बयानिए का बोझ उठाएं। तो ये एक उनकी तरफ से भी कैटेगोरिकली ये बात तो कर दी गई है। मोहसिन साहब, आपका इस पे तज्जिया पहले आ जाए, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या पीपल्स पार्टी ये जो इदारों के हवाले से मौकफ रखा गया है उसको इंडोर्स करेगी, जो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का इसमें बयानिया है उसको? देखिए मुना, जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी APC में, उस दिन के लिहाज से वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी APC के अंदर। इसमें नेचुरली उन्होंने कुछ बातें हकायक पर मबनी की, कुछ उन्होंने अपने ही आप को कंट्राडिक्ट भी किया। अदारों के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें कुछ सच्चाई थी, क्योंकि ये खुद 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और कुछ उन्होंने अपनी बातों को छुपाया कि वो भी माजी में किस तरीके से इसका हिस्सा रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि पीपल्स पार्टी इनके मौकफ, मैं समझता हूं कि अगर APC में सारी जो जमातें शामिल हैं उनका इत्तेहाद बरकरार रहता है तो आने वाले दिनों में ये मजीद एक्टिव होंगे, और जब ये एक्टिव होंगे तो नेचुरली गवर्नमेंट के लिए मसला पैदा करेंगे। जहां तक आपने सवाल मैं सुन भी रहा हूं, आपने कहा कि जी ये रिजाइन करेंगे, हम नए इलेक्शन गवर्नमेंट कहती करवा लेंगे। गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाया करती, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देता है। अगर इतनी बड़ी तादाद में रिजाइन आ गए तो मैं समझता हूँ बाय इलेक्शन नहीं होंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ आपके जाना पड़ेगा,
और ये भी मुमकिन है कि कोई पार्टी जो भी बड़ी तीनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें से कोई भी एक सीट ना ले सके और उसके बाद फिर आपको कोल्यूशन में जाना पड़े, हो सकता है कोई रह जाए कोई आ जाए। तो ऐसी सूरत हाल से अवॉइड करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन को एक ड्यू कोर्स में लेके जाएं। ये इस्तीफे नहीं देने चाहिए। ये जो अगर आप बहुत ज्यादा उनको इस्तीफों वाला आइडिया है कि आप इसको इंडोर्स नहीं करते मोहसिन साहब, तो मेरा तो मकसद ये है कि अगर वो अपने एजेंडे पे चलते रहे तो ये परेशानी का बायस बनेंगे गवर्नमेंट के लिए। और ये कह देना कि जी हम इलेक्शन करवा देंगे, मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही बचकाना बात है। इतनी बड़ी तादाद में आज तक बाई इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुए। हाँ, और ना ये तो हो तब सकते तसव्वुर है ना अगर सारी तमाम अपोजिशन तमाम निशस्तों से अपने इस्तीफे दे दें। बिल्कुल जी, असेंबलियों से सूबाई असेंबलियां हैं, कौमी असेंबलियां हैं, इतनी बड़ी तादाद में बाई इलेक्शन नहीं होते। जी जी, राइट, ठीक है। यानी कि ये एक कोई अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी। चौधरी साहब बताइएगा, आपके आजकल तो इत्तेहादी हैं और आपके बीच में बहुत मफाहमत भी नजर आ रही है आप में और पीपल्स पार्टी में। बताइएगा क्या ये आगे बढ़ेगी, और खास तौर पर जो बोझ है जो जिसे उन्होंने कहा है कि उसका बोझ उठा सके मरियम नवाज साहिबा के अल्फाज हैं, तो क्या ये जो बयानिए का बोझ है वो पीपल्स पार्टी आपके इत्तेहादी ऑपोजिशन में उठा पाएंगे आपके साथ? मुना, पहले तो जो एपीसी हुई और कामयाब हुई, जितने भी अफराद शरीक थे, मुस्लिम लीग नून समेत बाकी सारी जमातें, सब ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। और मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया, हम उनके कारकुनान, उनके साथी, बतौर पार्टी सरबराह हम उन सारी चीज़ों को ऑन भी करते हैं और उनका जवाब देने के लिए भी हाजिर हैं। उसके बाद एपीसी का मुश्तरका एलामिया आया और वो सब ने इत्तफाक से जारी किया, उसमें किसी को इख्तलाफ नहीं। वो सारी बातें लिखी हुई हैं। ये एक अलग मौजू है, बना नहीं, बनाया क्यों नहीं गया कि उसके अंदर जो जो चीज़ें उठाई हैं हुकूमती वज़रा उनमें से किसी का जवाब नहीं दे पाए। अब आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो इदारों के ख़िलाफ़, इदारे, मैं तालिब इल्म हूं सियासियात का और मैंने ये पढ़ा है इदारे, मुझे तो सबसे बड़ा इदारा जहाँ भी मैंने जिस रियासत और मुल्क में पढ़ा वो पार्लिमान ही पढ़ने को मिला। आप भी इसमें रहनुमाई फरमाएंगे। और पार्लिमान के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस, किसी भी हुकूमत का जो है वो सबसे बड़ा। कल अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, उनसे पहले अगर यूसुफ रजा साहब थे, तो आज उसी ऑफिस में इमरान खान साहब तशरीफ रखते हैं। ये ब्रेक की तरफ बढ़ना है मैंने, चौधरी साहब ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, विल बी बैक, स्टे विद अस। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। अहमद जवाद साहब, आप बताइएगा, चौधरी साहब तो बड़े कैटेगोरिकली क्लियर हैं। एक तो उन्होंने इंडोर्स भी किया है उस बयानिए को बतौर पीएमएलएन के, ज़ाहिर पुराने इतने कारकुन हैं, स्टॉलवर्ट हैं, तो उन्होंने तो इंडोर्स किया है। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने दस्तखत कर दिए हैं उस एपीसी पे के एलामिये पे, तो जाहिर है वो भी इंडोर्स कर रहे हैं। देखिए वो ना, एक जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि इदारों के हवाले से जो राय है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ख़ास तौर पे जिस तरह से पीएमएलएन ने या एपीसी में इदारों के बारे में राय का इज़हार किया, इसमें मुझे एक मैटर ऑफ कन्वीनियंस जो है वो नज़र आता है। अगर तो इदारों पे एतराज़ था तो फिर 1989 में जो आईजीआई बनाई गई थी और जिसके फ़ैसले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, तो उस पर भी फिर नून लीग को चाहिए था जी कि ये एक्सेप्ट करना चाहिए था, कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। उस फैसले के बाद जो है कौम से माफ़ी मांगते और कहते जी कि हाँ ये हमसे गलती हुई है। यानी इससे एक ये तासुर बड़ा क्लियरली आता है कि जब आपको चीज़ें अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक मिलती हैं तो सब कुछ ठीक है,
लेकिन जब आपको अपनी कन्वीनियंस नहीं होती और आप एक एहतसाब के दायरे में आते हैं या आप अपोजिशन में आते हैं, क्योंकि इससे पहले आप अपोजिशन नाम की अपोजिशन होती थी, बेसिकली तो वो बारियां थी दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में, एक मिसाके जमहूरियत था कि एक बारी आप करेंगे एक बारी हम करेंगे, तो जाहिर है कि जो अपोजिशन में होती थी वो अपनी बारी का इंतजार करती थी, वो अपोजिशन के तौर पे एक्ट नहीं करती थी। कोई ऑप्शन भी नहीं था दो जमातों के अलावा, टू पार्टी सिस्टम ही चला है ना इस मुल्क में। टू पार्टी सिस्टम पे कोई इतराज नहीं, पूरी दुनिया में जो है टू पार्टी सिस्टम जो है मोस्टली चलता है। मैं तो सिर्फ उस अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं कि जिसमें एक दूसरे पे एतराज ही कोई नहीं होता था, क्योंकि पता होता था कि इसके बाद अगली बारी मेरी है। तो जाहिर है कि अदारों के ऊपर जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी जो एतराजात किए गए हैं, जो क्वेश्चंस उसके ऊपर उठाए गए हुए हैं, वो सिर्फ जो है उसका ताल्लुक जो है इनके अपने एहतसाब के साथ है। जब इनको अपना एहतसाब होता नजर आता है तो फिर उसके बाद हुकूमत भी क्वेश्चनेबल वो बना देते हैं, वो अदालतों के निज़ाम को भी क्वेश्चनेबल बना देते हैं, वो अदारों के किरदार को भी क्वेश्चनेबल बना देते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस की बात की इसमें अच्छा। इसमें आप कोई वो अदारों वाला इशू नहीं है, इसमें असल इशू ये है कि आज हमें कुछ चीजें सूट नहीं कर रही, या हम अपोजिशन में आए हैं, या पहली दफा हमारी अकाउंटेबिलिटी होने लगी है, तो ऑब्वियसली ये हमारी जो है अब सोच और में तब्दीली आ गई है। अब हम जो है उसको अपनी जस्टिफिकेशन या अपने डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। राइट, ठीक है, ये तो आपने बात बता दी, लेकिन अब बताएं, ये फरमाएं कि साथ साथ जो पीपल्स पार्टी की हम बात कर रहे हैं वो कितना एंडोर्स कर रहे हैं इस तमाम बयानिए को, और कितना आपको साथ लग रहे हैं हकीकी तौर पे एटलीस्ट विद नवाज शरीफ साहब। देखें, जब आप पीपल्स पार्टी की बात करेंगे तो आपको ये जहन में रखना चाहिए, मतलब आप खौफजदा नहीं है, आपको लगता है कि ये कोई सब्सटेंशियल चीज नहीं होगी, ये अलग हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। मोना देखें, उसमें पीपल्स पार्टी की जब हम बात पीपल्स पार्टी की जब हम बात करेंगे तो उसमें उसकी भाग दौड़ जो है वो आसिफ अली जरदारी के पास है। अच्छा। अब आसिफ अली जरदारी की अपनी एक पर्सनैलिटी या अपना एक जो करैक्टर है उनका, जो कि पॉलिटिकल जैसे वो एक मफामत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी वो अपने इंटरेस्ट के लिए हमेशा ही इज ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ डील और व्हीलिंग और डीलिंग या रेजोल्यूशन। उनका स्टांस जो होता है वो हमेशा अपने इंटरेस्ट को देख के होता है। इसलिए पीएमएलएन को जो है वो कॉन्शियस होना चाहिए इस फैक्ट से कि अगर वो एपीसी में एक ऐलान करा लिया है, लेकिन उस एपीसी के बाद जो है पीएमएलएन का जो स्टांस है वो तो ठीक है, चलें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ गया, लेकिन मुझे पीपल्स पार्टी की तरफ से उससे मिलता जुलता बयानिया तो सामने अभी तक नजर नहीं आया। कर दिया ना सर, लेकिन उन्होंने जी दस्तखत, देखिए दस्तखत तो माजी में भी बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन असल चीज ये है कि क्या पीपल्स पार्टी भी आपको उस तरह का बयानिया देते हुए नजर आ रही है कि नहीं आ रही, और क्या ऐसा तो नहीं है कि जो धरना मौलाना फजलुर रहमान ने इन दो बड़ी जमातों से परमिशन लेके, उसमें भी साइन बड़ा कुछ हुआ था, वो धरने के लिए चले गए, दोनों जमातें गायब हो गई। तो ये एपीसी जो है इसके बारे में भी जो है बहुत सारे डाउट्स है अभी मौजूद हैं कि क्या ये इकट्ठी रह भी सकती है कि नहीं रह सकती। राइट नाज़रीन, क्विकली टू द थर्ड टॉपिक हमारे पास, क्योंकि वक्त है, इजाजत दी है वक्त ने कि हम तीसरे मौजू की तरफ भी आए। बहुत मेजर ये विजिट है जनाब अब्दुल्ला का पाकिस्तान का दौरा जो इस वक्त चल रहा है। एज वी स्पीक सवाल मुलाहिजा कीजिएगा। जी, क्या नागुज़ीर हो गया है कि अफगानिस्तान और अफगान पीस टॉक्स में कोई ब्रेक थ्रू आए जिसके बाद हम कोई इस किस्म की चीज़ देखें कि पूरे खित्ते के लिए ये अमन का ज़ामिन हो। इसके अलावा शायद कोई ऑप्शन अब नहीं है। क्या वाकई जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं इस बात को अब रियलाइज़ कर चुके हैं या नहीं? अहमद साहब, आप फरमाइएगा इस पर पहले। देखिए, मैं इसको बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ और ख़ास तौर पे अब्दुल्ला का ये जो विज़िट है इसको मैं इस पर्सपेक्टिव में भी देखूंगा कि माजी में अफ़गान गवर्नमेंट में जो पाकिस्तान की पॉलिसी या अलाइनमेंट आप कह लें, वो ज़्यादातर जहाँ पे जाके डेडलॉक होता था वो अब्दुल्ला के साथ ही होता था। अब वो खुद यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और अभी तक उन्होंने जो स्पीचेस की हैं उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है जी कि माजी की साजिशी थ्योरीज से हमें बाहर निकलना होगा और हमें यहाँ पे इकॉनमी के लिए, यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए और बेहतरी के लिए दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो कोऑपरेशन को बढ़ाना होगा। तो आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव और ये ऐसे मौके पे हो रहा है जबकि हमें जो है
इंडिया के साथ जो है कॉन्स्टेंटली जो है हमें सरहदों के ऊपर वायलेशंस मिल रही है, तो मैं इसको बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ इस विजिट को। और अभी तक ये इन प्रोग्रेस है इसकी सो फार जो मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात और ये बड़ी हाई पाकिस्तान लेवल और मीटिंग्स चल रही अफगानिस्तान के हवाले से एक अच्छी पेशरफ्त है। ठीक है मोहसिन साहब, पेशरफ्त इससे पहले भी काफी हुई है, काफी प्रोग्रेशन हुआ है, कुछ सब्सटेंशियल या कुछ हासिल होगा इस मर्तबा, या आपको लगता है कि सिर्फ बातों तक महदूद रह जाएगा? नहीं मानो, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट है कि उन्होंने पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट भी किया। पाकिस्तान ने भी इस सारे अरसे में बहुत नुकसान उठाया, हमने अपनी मईशत को भी बहुत नुकसान हुआ। तो इस सारी सूरत हाल को अगर अफगानिस्तान में अमन आएगा तो नेचुरली उसमें पाकिस्तान की रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जाके जैसा कि अहमद साहब ने कहा कि अब्दुल्ला साहब बहुत अरसे से पाकिस्तान के अगेंस्ट ही एक जहन बना के रखा हुआ था, अब ये खुद आए हैं, रियलिटी को फेस किया, पाकिस्तान की वजह क्या आइडेंटिफाई करते हैं मोहसिन साहब? किया। तो मैं समझता हूँ कि ये फ्रूटफुल एक एफर्ट है और इनका विजिट भी फ्रूटफुल होगा। और जैसा कि हमारे लीडरान और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा कि अफगानिस्तान का पीसफुल हल हो सकता है, फौजी हल नहीं हो सकता। 30 सालों में हमने देख लिया वहां पे अमन कायम नहीं हो सका। अगर ये पीस टॉक्स कामयाब होती हैं, हमारा इन्फ्लुएंस है नेबरहुड में, पाकिस्तान का एक रोल है, हमने अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट किया, उसके बदले में हमने नुकसान भी बहुत उठाया। लिहाजा इफ दे रियलाइज के पाकिस्तान इज ए इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर, तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में अल्लाह करे, मेरी दुआ भी है कि हाँ पीस हो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पर। और अफगानियों को रियलाइज करना चाहिए कि हमने उनके लिए जो कुर्बानियां दी हैं उसको ये अप्रिशिएट भी करें और अमन कायम हो। दोनों जो वहां पे हजरात हैं, गवर्नमेंट और तालिबान, उनको पाकिस्तान इकट्ठा बिठा सकता है। तालिबान की मीटिंग्स हमने पहले की हैं, अब ये इनका दौरा है, इनको ब्रीफ भी किया गया। ठीक है, राइट। तो मोहसिन मैं साहब मुझे समझता हूँ इजाजत कि ये दीजिएगा, मैं एक चौधरी अच्छी साहब का शुरुआत भी है। पार्टिंग इस पे कमेंट ऐड कर लूं। जी चौधरी साहब, आज भी अगर आप अमेरिकन मुफादात को सामने रख के सिर्फ हल करेंगे तो वो कोई हल नहीं होगा। जब आप अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो लोग जिनके स्टेक्स हैं, जो ऑन ग्राउंड हैं, उनको शामिल नहीं करेंगे, हमें बॉर्डर पे बाड़ लगाने की जरूरत नहीं। ये तो हमारी डिफेंस लाइन थी, लेकिन हमने अमेरिका का साथ दे के, और आज जो लोग मुज़ाकरात का मेन हिस्सा हैं, शर्मिंदगी होती है कि हमारे उस वक्त के डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने इन्हीं लोगों को पकड़ के हवाले किया था अमेरिका के, और आज फिर उनके साथ बैठ रहे हैं। हमें कॉन्शियस रहना होगा, हमारे तमाम सियासी जमातों को साथ देना होगा हुकूमत का, और मिलकर ये पॉलिसी बनानी होगी। और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो किरदार हैं उनमें से किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना होगा। बहुत सही बात है। अवामी उमंगों के हवाले से और अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक अब इसका फैसला हो, यही वक्त का तकाजा है और हालात का भी। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। जनाब अहमद जवाद, चौधरी जाफर इकबाल, मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे आज की नशिस्त में। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।